चलिए बात करते हैं अगले अध्याय की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमारी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो नेचर हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन इसे समझने से पहले हमें जानना होगा कि ये फील्ड्स बनते कैसे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स दो फोर्सेस से मिलकर बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्सेस उन चार्जेस से आती हैं जो स्टेशनरी होती हैं, जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक फोर्सेस तब पैदा होती हैं जब ये चार्जेस मूव करते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं इसका। आप स्टेशनरी पतंग को पकड़कर हवा में खड़े हैं और अगर आप पतंग को तेजी से घुमाने लगें तो हवा की दिशा बदलने लगती है। सिमिलरली जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती है। नहीं समझ आया? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक तालाब के किनारे आप बैठे हुए हैं और अगर आप पानी में धीरे धीरे हाथ डालें तो पानी सिर्फ थोड़ा सा रिपल करेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ को पानी में तेजी से घुमाते हैं तो बड़े रिपल्स और वेव्स बनते हैं। ठीक इसी तरह जब चार्जेस स्टेशनरी रहते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहता है, लेकिन जैसे ही चार्जेस मूव करने लगते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है। ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक डायनेमिक फील्ड बनाते हैं जो हमारी दुनिया को शेप देता है। अब बात करते हैं द इनविजिबल फोर्सेस अराउंड अस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सबसे अनोखा पहलू यह है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक साथ यूनिफाई करता है। ये दो तरफा सिक्कों की तरह है जो हमेशा एक साथ काम करते हैं। पार्टिकल्स की इंटरेक्शन से लेके एडवांस टेक्नोलॉजीज तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का प्रभाव हर जगह है। अब इसे एक बड़े ही मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक क्रिकेट फील्ड है, जैसे दुबई का। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को आप इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स मान लीजिए। इंडिया के पास बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और पाकिस्तान के पास घातक बॉलर्स। हम अक्सर सोचते थे क्या हो अगर ये दोनों एक ही टीम में खेले, शायद अब हम एक अनबीटेबल वर्ल्ड चैंपियन टीम बना सकते थे जब सचिन और शोएब अख्तर खेलते थे। लेकिन असलियत ये है कि इंडिया और पाकिस्तान लंबे समय से एक दूसरे की फील्ड्स पर नहीं खेल रहे और अगली चैंपियनशिप में जो अभी आने वाली है उसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं जाना चाहता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो क्या किया गया, एक न्यूट्रल फील्ड को चुना गया, दुबई। अब दुबई उस कॉमन ग्राउंड की तरह है जो दोनों टीम्स को यूनिफाई करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दुबई की तरह है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को साथ लाता है, इंडिया और पाकिस्तान को खेल खेलने के लिए एक साथ लेके आता है। एक ऐसा बैलेंस सिस्टम है जो हर तरफ काम करता है। पार्टिकल्स की इंटरेक्शन, सिग्नल्स का ट्रांसमिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काम करना सब इस कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर है। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स को समझना पड़ेगा, उसके अंदर झांकना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स हमें वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बताता है। आप परेशान ना होइए, सुनने में बहुत बड़ी बात लग रही है, मुझे भी लगी थी, पर जितनी सुनने में मुश्किल लग रही है उतनी ही आसान भी है। जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी वेव की तरह बिहेव करता है और कभी पार्टिकल की तरह। फोटॉन्स जो लाइट के क्वांटम पार्टिकल्स हैं, लाइट के अंदर भी हमारे साइंटिस्ट ने झांक के देख लिया, उसका जो सबसे लास्ट चीज तक जा सकते थे वो थे फोटॉन्स। तो अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सेंटर में होते हैं। उदाहरण लेते हैं, अगर आप स्विमिंग पूल में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में वेव्स बनती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ये वेव बिहेवियर है। लेकिन वही पत्थर जब बॉटम पर गिरता है, तली में चला जाता है, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लाइट भी बिल्कुल ऐसी ही है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है, कभी वो पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। अब हम इसकी वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सबसे अनोखा पहलू है। लाइट कभी वेव की तरह फैलता है और कभी पार्टिकल की तरह एनर्जी को कैरी करता है। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। जैसे क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर जब बॉल फेंकता है तो बॉल एक पार्टिकल है, लेकिन उसकी मूवमेंट हवा में रिपल्स जैसे वेव बनाती है। ये डुअल बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस और
डिफ्रैक्शन की। वेव पार्टिकल डुअलिटी, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स में और भी दिलचस्प हो जाता है। इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स एक साथ ओवरलैप करती हैं तो उनके इफेक्ट्स एम्पलीफाई या कैंसिल हो जाते हैं। नहीं समझ आया? सोचिए, आप दो स्पीकर से एक ही गाने बजा रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, चलिए दो स्पीकर को एक साथ सिंक कर देते हैं। लेकिन अगर साउंड वेव्स परफेक्टली अलाइन होती है तो म्यूजिक जोरदार सुनाई देता है, लेकिन अगर वेव्स मिसमैच हुई तो एक म्यूजिक धीमा या डल हो जाएगा। यही मेरे कहने का मतलब था। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। जब वेव्स किसी ऑब्स्टेकल के चारों ओर बेंड करती हैं या छोटी ओपनिंग से गुजरती हैं, जैसे कि जब सूर्य की किरणें आ रही होती हैं और खिड़की के पर्दे के किनारे से आती हैं तो लाइट का स्प्रेड आपको दिखता है। ये डिफ्रैक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें शायद आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वेव पार्टिकल डुअलिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सबसे अनोखा और दिलचस्प पहलू है। यह हमें बताता है कि लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करती है और कभी पार्टिकल की तरह। घबराइए नहीं, मैं ये बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। यही कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स में इतना रेवोल्यूशनरी था कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को कई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लाइट की दो पतले स्लिट्स के बीच से लाइट को पास किया गया। अगर लाइट केवल पार्टिकल होती तो हमें पास करने के बाद सिर्फ यहां पर दो ब्राइट स्पॉट्स दिखने चाहिए थे, राइट? जैसे गेंद सीधे स्लिट्स के बीच से पीछे गिर रही हो तो यहां पर दो जगह हमें वो पार्टिकल्स दिखेंगे। लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। लाइट ने ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स का एक पैटर्न बनाया। यह वेव इंटरफेरेंस की वजह से हुआ, जो ये दिखाता है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव कर रही थी। फिर साइंटिस्ट ने सोचा, चलिए देखते हैं ये स्लिट्स के बीच से गुजरते हुए कैसा बिहेव करती हैं। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन डिवाइस स्लिट्स के पास लगाया और देखा कि जब ये स्लिट्स के अंदर से जाती हैं तो क्या करती हैं। उन्होंने देखा कि लाइट पार्टिकल स्लिट के बीच से कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर असली ट्विस्ट आया। जैसे ही उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन डिवाइस लगाया, लाइट ने वेव की तरह बिहेव करना बंद कर दिया। अब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगी। ये डिस्कवरी वैज्ञानिकों के लिए इतना चौंकाने वाला था कि उन्होंने कहा, लाइट का बिहेवियर इस बात पर निर्भर करता है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। ऑब्जर्वेशन का प्रभाव एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। जब लोग जानते हैं कि किसी रोड पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी गाड़ी धीमी कर लेते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जानते हैं कोई कैमरा नहीं है तो अक्सर तेज चलाते हैं या नियम तोड़ लेते हैं। सिमिलरली लाइट भी ऑब्जर्वेशन होने पर अपना बिहेवियर बदल लेती है। जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो ये वेव की तरह बिहेव करती है, यानी तेज चलती है या नियम तोड़ देती है, और जैसे ही इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये पार्टिकल की तरह शरीफ बन जाती है। और ऐसा है कि लाइट को भी पता चल जाता है कि इसे देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं सुपर इम्पोजिशन की और श्रोडिंगर कैट वाला जो कॉन्सेप्ट जो काफी फेमस हुआ था। ये कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स के कोर प्रिंसिपल्स में से एक को डिफाइन करता है। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए इनका एक पॉपुलर थॉट एक्सपेरिमेंट है। आप इमेजिन कीजिए एक बंद बॉक्स में एक बिल्ली है। उस बॉक्स में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के डीके पर आधारित है। अगर पार्टिकल डीके करता है तो बॉक्स में पॉइजन रिलीज होगा और बिल्ली मर जाएगी। अगर पार्टिकल डीके नहीं होता तो बिल्ली जिंदा रहेगी। अब जब तक आप बॉक्स को खोलकर अंदर नहीं देखते, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि बिल्ली दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, या तो जिंदा या मरी हुई एक ही समय पर। यह सुपर इम्पोजिशन है। सिमिलरली लाइट की भी दो स्टेट्स होती हैं, वेव और पार्टिकल। ये स्टेट इस पर निर्भर करता है कि आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम बिहेवियर के बारे में। इसका भी एक और दिलचस्प पहलू है। हाइंसबर्ग का
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही समय पर पूरी सटीकता से नहीं माप सकते। नहीं समझ आया? चलिए आपको उदाहरण से समझाते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास एक फ्लैश लाइट है। अगर आप फ्लैश लाइट को दूर की ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं तो आप सिर्फ उनकी पोजीशन देख सकते हैं, उनकी डिटेल्स को नहीं। और अगर आप फ्लैश लाइट को पास की चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को आप मिस कर देंगे। क्वांटम एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? पोजीशन को मेजर करने पर मोमेंटम यानी स्पीड की उसको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप मोमेंटम को मेजर करें तो पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चलेगा। लाइट और क्वांटम पार्टिकल्स भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी, सुपर इम्पोजिशन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सब हमें सिखाते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स और सरप्राइजिंग हो सकता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हमें यह सिखाया कि लाइट का बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ये डिस्कवरीज हमारे क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल अलग हैं और यही क्वांटम फिजिक्स का इतना रेवोल्यूशनरी बनाती हैं। अब आप सोचिए, आप पानी में दो पत्थरों को एक साथ गिराते हैं, उन्हीं वेव्स, उनकी जो वेव्स हैं वो मिलकर ओवरलैप करती हैं और रिपल पैटर्न्स बनाती हैं। कुछ जगह पर रिपल्स बड़े हो जाते हैं और कुछ जगह पर वेव्स कैंसिल हो जाती हैं। अब यही कॉन्सेप्ट लाइट के साथ होता है। जब लाइट्स की दो स्लिट्स के बीच से उसे पास किया जाता है तो वेव इंटरफेरेंस के कारण ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न बनाती है। ये पैटर्न वेव पार्टिकल डुअलिटी को बिल्कुल अच्छी तरह से बताता है। आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को और सिंप्लीफाई करते हैं। इंटरेक्शन है क्या? इमेजिन कीजिए दो लोग स्पेस में कैच खेल रहे हैं और जब वे बॉल को फेंकते और पकड़ते हैं तो दोनों को हल्का पुशबैक महसूस होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब बॉल्स को वर्चुअल फोटॉन्स और लोगों को चार्ज्ड पार्टिकल समझिए। पार्टिकल्स जब वर्चुअल फोटॉन्स एक्सचेंज करते हैं तो फोर्सेस जैसे रिपल्शन और अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस का आधार है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का आधार इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, और न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स। उदाहरण के लिए ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे लाइक्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को पुश करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स के बीच यही इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का बेस है। अब विजुलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए मेरे पीछे आप ध्यान से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए आप एक फैब्रिक को इमेजिन कीजिए। पॉजिटिव चार्जेस इसे रेड बना देते हैं और नेगेटिव चार्जेस इसे ब्लू। जैसे एक गेंद फील्ड पर रखी हो, पॉजिटिव चार्जेस ब्लू एरियाज की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव चार्जेस रेड एरियाज की तरफ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस और उनके मोशन के बारे में। मैग्नेटिक फोर्सेस तब पैदा होती हैं जब चार्जेस मूव करते हैं। जब वो सोए रहते हैं तो मैग्नेटिक फोर्सेस पैदा नहीं होती। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। रिलेटिविटी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। जो मूविंग प्रोटॉन्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेच। जैसे एक फैन की घूमती ब्लेड्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग दिखती हैं, वैसे ही मूविंग चार्जेस अनइक्वल फोर्सेस क्रिएट करते हैं जिससे मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। अब बात करते हैं करंट्स और मैग्नेट्स के बारे में। जब इलेक्ट्रिक करंट कॉइल्ड वायर्स के पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। जैसे आपके घर के इलेक्ट्रिक फैन की मोटर, जो कॉइल्ड वायर्स में करंट पास करने पर नॉर्थ और साउथ पोल्स क्रिएट करने में मदद करते हैं जो फैन को घुमाते हैं।
मैक्सवेल की इक्वेशन और डोमिनो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्यूटी को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। मान लीजिए आप डोमिनो पीसेस की एक लंबी लाइन को सेट करते हैं, पहला डोमिनो गिराते ही पूरा सीक्वेंस एक्टिवेट हो जाता है। मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन बताती है कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वाइस वर्सा। ये साइकिल वायरलेस कम्युनिकेशन से लाइट वेव्स तक हर चीज़ को ड्राइव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की यही इंटरकनेक्टेडनेस इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में बात किया, हमने श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया, हमने मैक्सवेल की सिचुएशंस के बारे में बात की, हमने डबल स्लिट थ्योरी के बारे में बात की, हमने क्रिकेट के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती हैं और वहाँ से वेव्स क्रिएट होती हैं, और उन वेव्स पर अगर हम मैसेज ट्रांसमिट करना चाहें तो अगले अध्याय में हम और ध्यान से और विस्तार से इस बारे में बात करेंगे कि वेव्स की प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं और ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग में कैसे काम करती हैं, कैसे मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन वायरलेस कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल रही। अपना ध्यान रखिए और हम अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे।